नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप लोकतंत्र, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे नए संविधान संशोधन विधेयक से राज्यों को मिले अधिकार की। ओबीसी आरक्षण की 127वें संविधान संशोधन से राज्यों को बड़ा अधिकार मिल गया है। अब राज्य ओबीसी की लिस्ट में किसी भी जाति को जोड़ सकती है। नीट के केंद्रीय कोटे में ओबीसी को आरक्षण देने के बाद मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नई जातियों को जोड़ने का अधिकार राज्यों को मिलने से क्या पिछड़ों का भला हो पाएगा? अभी 27% कोटा ओबीसी के लिए आरक्षित है। इसमें पहले से ही तमाम जातियां हैं। नई जातियों के लिए गुंजाइश कहां से होगी? विपक्ष की भी यही मांग है कि कुल 50% कोटे की लिमिट बढ़ाए बिना ओबीसी लिस्ट में शामिल करने वाली जातियों को कोई फायदा नहीं होगा। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने 50% आरक्षण कैप का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सब राज्य सूचियां बना लेंगे, लेकिन इन सूचियों का करेंगे क्या? ये सूचियां सिर्फ खाली बर्तन जैसी रहेंगी। एसपी सांसद अखिलेश यादव ने भी लिमिट बढ़ाने की मांग की है और भी दूसरे विपक्षी दल और सामाजिक संगठन आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। अब क्रीमी लेयर का मुद्दा भी है। अभी तक ओबीसी में कुछ विशेष जातियां ही खास फायदा उठा रही हैं, जबकि तमाम जातियों को आरक्षण का फायदा नहीं हो रहा है। जाहिर है चुनाव में फौरी तौर पर राज्य सरकारें इसका फायदा उठा सकती हैं, लेकिन महज जातियां जोड़ने से ओबीसी को आरक्षण का वाजिब फायदा होगा क्या? इसमें संदेह है। तो क्या मोदी सरकार ने ओबीसी के नाम पे महज झुंझुना पकड़ा दिया है, या फिर राज्यों को अधिकार मिलने से जो जातियां लिस्ट में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रही हैं उन्हें फायदा होगा? इसी पर आज हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश का चुनाव अब विकास पर नहीं बल्कि जातिवाद की सियासत पर अटक गया है। विकास भ्रष्टाचार की बात अब पीछे छूटता जा रहा है। देश की सियासत में अब जातिवाद हावी है। विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार का फोकस अब जाति पर टिक गया है। विकास और भ्रष्टाचार पर हिसाब मांगने वाली विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर साथ है। कभी अगड़ों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी अब पिछड़ी जातियों की वोट बैंक मजबूत करने में लगी हुई है। पहले नीट में ओबीसी को आरक्षण और अब संविधान में संशोधन कर राज्यों को बड़ा अधिकार दे दिया। मोदी सरकार ने तो अपना दांव चल दिया, लेकिन इससे ओबीसी जातियों को कितना फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। संशोधन विधेयक से राज्यों को किसी भी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का अधिकार तो मिल गया है, लेकिन किसी राज्य की मौजूदा ओबीसी लिस्ट में भले ही 10 या 50 और जातियों के नाम जुड़ जाएं, लेकिन उनके आरक्षण का दायरा 27% ही रहेगा। ऐसे में सवाल ये है कि ओबीसी को नए कानून से फायदा क्या होगा? वैसे कई राज्यों में कई अहम जातियां खुद को ओबीसी की लिस्ट में शामिल कराने के लिए जोर लगा रही हैं। महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर जातियां अपने अपने यहाँ चुनावों में बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखती हैं। यूपी में 39 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किए जाने की चर्चा है। राज्य में अभी 79 जातियों को ओबीसी का दर्जा हासिल है। इसी तरह कर्नाटक में लिंगायत समुदाय भी लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। केंद्रीय सूची में ओबीसी की कुल 2700 जातियां शामिल हैं। आरक्षण का लाभ सिर्फ 1000 जातियों को ही मिल रहा है। अनुमान है 1000 में से भी 100 जातियों ने आरक्षण का लाभ लिया, यानी क्रीमी लेयर को भी हटाने की मांग हो रही है ताकि दूसरी जातियों को फायदा हो सके। वहीं राज्यसभा में पेश बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने बिल की खामियों को सामने रखा। कांग्रेस ने 50% आरक्षण कैप का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सब राज्य सूचियां बना लें, लेकिन इन सूचियों का क्या करेंगे? ये सूचियां सिर्फ खाली बर्तन जैसी रहेंगी। 75% राज्य ऐसे हैं जहां आरक्षण 50% की सीमा आगे निकल गए। आप उन्हें कागजी दस्तावेज दे रहे हैं और एक ऐसा सब्जबाग दिखा रहे हैं जो कानूनी रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकता। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि जब तक 50% का कैप नहीं बढ़ाएंगे तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। आप एक ही कमरे में ना जाने कितने लोगों को बिठाना चाहते हैं। उधर उत्तराखंड में ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने और क्रीमी लेयर का दायरा संशोधित करने की मांग जोर पकड़ने लगी। ओबीसी आयोग पहले ही राज्य सरकार से इसकी सिफारिश कर चुका है।
भाजपा का मानना है कि राज्य में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण मानकों के अनुसार होना चाहिए, जबकि कांग्रेस का कहना है कि आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाए। वहीं मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण में हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी बयानबाजी जारी है। अब आरएसएस भी खुलकर आरक्षण के पक्ष में आ गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि संघ आरक्षण का पुरजोर समर्थक है और जब तक समाज का एक खास वर्ग असमानता का अनुभव करता है तब तक आरक्षण जारी रखा जाना चाहिए। जाहिर है यूपी में चुनाव है और सबका लक्ष्य सत्ता हासिल करना है। ऐसे में जाति की सियासत सबसे बड़ा फायदे का सौदा है। लेकिन सवाल ये है कि आरक्षण की लिमिट बढ़ाए बिना क्या सबको साधने का एजेंडा पूरा हो पाएगा? क्या ओबीसी में इतनी जातियों को आरक्षण सिर्फ सियासी झंझुरा है? 27% आरक्षण में किसके हिस्से में क्या पड़ेगा? क्या सियासी पार्टियां जाति के जाल में जनता को फंसाकर वोट बैंक मजबूत करने में लगी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस विश्लेषण में मेरा साथ देंगे। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ महेश वर्मा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अतुल पाटिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव चर्चा का हिस्सा हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट प्रोफेसर विवेक सिंह भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो मनोज जी, क्या ओबीसी के नाम पे एक ऐसा खाली बर्तन सरकार की तरफ से पकड़ा दिया है जिसे भरने की एक लिमिट पहले से तय है, ना तो वहां तक आप पहुंच सकते ना उसे खाली रख सकते? क्या दोराहे पे लाकर छोड़ दिया है राज्य को? आपने क्रेडिट भी ले लिया और कुछ हो भी नहीं पाएगा। ये कैसी स्थिति है सर? महेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? मेरे से सवाल आप कर रहे हैं? जी महेश जी, आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि आप कोई मनोज जी से पूछ रहे हैं। महेश जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। सर मैं सवाल दोहराऊं या आप सवाल सुन चुके हैं? कुछ सुनाई पड़ा, कुछ नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन अगर दोहराते तो और सर मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि सरकार ने ओबीसी के नाम पे एक ऐसा खाली बर्तन पकड़ा दिया है इस राज्य सरकारों को जिसकी भरने की लिमिट पहले से तय है, वहां तक आप जा नहीं सकते, बर्तन को खाली रख नहीं सकते। क्या ये झुंझुरा पकड़ा दिया गया है राज्यों को और कैसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है आपने राज्य सरकारों को? क्रेडिट आपने ले लिया। नहीं, गंभीर सिंह दोराहे पे खड़ा करने वाली बात नहीं है। बात यह है कि देश में अगर आरक्षण है उसका समुचित लाभ जो है समाज के हर एक वर्ग को मिले, ऐसी एक व्यवस्था जो है किसी राज्य सरकार के पास थी नहीं। हमेशा राज्य सरकार जो है केंद्र की तरफ देखती रहती थी कि भाई हम इसमें घटाना चाहते हैं, हम इसमें बढ़ाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। मैं आपको एक अगर उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो बिहार में जो है बहुत ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं, लेकिन अब उनके जीवन स्तर में काफी सुधार है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन स्तर में गिरावट भी है। तमिलनाडु में आप जाइएगा तो वहाँ पुजारियों को जो है ओबीसी में रखा जाता है। तो इस तरह के बहुत ऐसी मतलब राज्य सरकार जो है अपने तरीके से, तौर तरीकों से ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये चीजें तय करती रहती है। अभी आपको बताऊं कि जो मीना जाति हैं जो राजस्थान में है, उन्होंने शेड्यूल ट्राइब का जो इनको स्टेटस है, अब राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब है और उत्तर प्रदेश में आई तो ओबीसी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिसकी वजह से जो है एक आरक्षण का या कह लीजिए कि ये क्लासिफिकेशन का जो ये लाभ नहीं मिल पाता था, वो कहीं न कहीं राज्य सरकार अब सुनिश्चित करेंगी, एश्योर करेंगे। उनके हाथ में एक ताकत केंद्र सरकार में, और ये काम भी अगर केंद्र सरकार करेगी तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा काम जो है हम वही करेंगे ना। हम वो काम नहीं कर सकते हैं जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से है। संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो अगर हम कोई आरक्षण के ऊपर कोई कानून लाते भी हैं या करते भी हैं तो राज्य सरकार उसको अपने तरीके से लागू करके उसको डिलीशन, उसको एडिशन जो करने का काम है वो संपूर्ण रूप से राज्य सरकार के पास ही है। उसके उस विशेषाधिकार में केंद्र सरकार किसी तरह से बगैर कानून में संशोधन किए बगैर उसमें किसी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकती।
ठीक है, तो सरकार ने अपना काम कर दिया। ठीक है सर, अतुल पाटिल भी मेरे साथ है कांग्रेस से। तो अतुल जी, असल में पेगासस के नाम पे, किसान आंदोलन के नाम पे सरकार की नाक में दम करने वाला विपक्ष इस मुद्दे पे एक साथ आ गया, बिना किसी नानुकुर के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी शोर शराबे के। सर, इसका मतलब ये आपको भी सूट कर गया? मसला केवल एक समय सीमा के लिए भी बहुत हमको मजबूर करता है, क्योंकि बच्चों के भी एडमिशन्स है, कुछ नौकरियों का सवाल है, उसमें आरक्षण के ऐसे बहुत सारे मुद्दे रुके हुए थे। और जहां सरकार सकारात्मक है, जहां सरकार समाज के हित में काम करती है, वहां विपक्ष उसके साथ में है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये करते समय भी उन्होंने इसका अधूरापन कैसे रखा? आपने खाली बर्तन कहा। मैं तो ये कहूंगा, चांदी की थाली में सिर्फ रोटी दी और कहा कि आप पेट भर के खाना खाओ, सब्जी अपने पास रख ली। यानी आपने जिस तरह का पहले रिपोर्ट दिया कि गुज्जर, राजस्थान में गुज्जर वर्सेस ओबीसी, हरियाणा में जाट वर्सेस ओबीसी, गुजरात में जाट वर्सेस ओबीसी वर्सेस पटेल, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी, ये बखेड़ा जो है ये सोच समझकर खड़ा किया गया है। क्योंकि महाराष्ट्र में ये मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठा था। महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार ने मराठा आरक्षण दिया था, वो गायकवाड़ रिपोर्ट जो था गायकवाड़ कमेटी का, वो रिपोर्ट ही 102वीं घटना दुरुस्ती की बात में रखा गया। जबकि पता था कि 14 अगस्त को पास हुई है 102वीं घटना दुरुस्ती, संविधान संशोधन, और 15 नवंबर को रिपोर्ट सबमिट हुई थी, 30 नवंबर को वो कानून पास किया गया था। तो कानून ही गलत था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये बात महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण से उभर कर सामने आई। और जो दोगलापन है, जो झूठ सब लोगों से बोला गया इस देश में भाजपा का, वो एक्सपोज हुआ। और फिर जो बखेड़ा महाराष्ट्र में खड़ा हुआ, उसकी वजह से सरकार को 102वीं घटना संशोधन में जो गलती की थी, वो गलती का सुधार 127वीं संविधान संशोधन में उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अधूरा है। हमारा कहना ये है कि जब न्याय देना है तो पूरा दीजिए। अब रही बात, आपने पेगासस की बात की, तो सर इस अधूरेपन पे आपकी बात अधूरी क्यों रह गई? आपने ये बात क्यों नहीं उठाई सर? सर्वसम्मति से इस बिल को फिर क्यों पे पास होने दिया गया? फिर आपने संसद में जो बहस हुई, वो बहस को आपने सुना नहीं। जब सरकार ने 50% सकारात्मकता दिखाई तो विपक्ष ने 100% सकारात्मकता दिखाई, क्योंकि समाज का ये अहम मुद्दा है, देश का अहम मुद्दा है। आपने अभिषेक मनु सिंघवी जी को नहीं सुना, आपने अधीर रंजन चौधरी जी को नहीं सुना, आपने संजय राउत जी को नहीं तो सुना। सर उस बहस के बाद इस बात की, इस तकरीर की, इस तकरार की क्या वजह है? फिर आप अधूरापन का हवाला क्यों दे रहे हैं? फिर आपकी बहस के बाद ही सब कुछ हुआ ना, तो आप वहां भी रहना चाहते हैं, यहां भी रहना चाहते हैं। एक बार तय कर लीजिए कि इस संविधान की, इस विधेयक के साथ आप हैं कि नहीं है। कि ये अधूरी संविधान संशोधन है, इसमें 50% का कैप जो कि संविधान में नहीं है, वो इंदिरा साहनी केस में 2003 में सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जिसको संविधान संशोधन के तहत ही हटाया जा सकता है। ये बार बार सभागृह में बताए, बार बार संसद में बताने के बावजूद सरकार ने किया नहीं है। तो हमारा कहना यह है, अभी आपने पेगासस की बात कही तो मैं उसका भी पक्ष जो है वो रख दूं। मुझे एक बात बताइए, 267 नियम जो है उसके तहत दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चर्चा की मांग की थी 3 काले कानून के बारे में, वो ने नकार दी गई। बंडोपाध्याय जो है टीएमसी के सांसद, उन्होंने पेगासस के ऊपर चर्चा मांगी, वो बंद कर दी। कोविड के बारे में सरकार सदन के बाहर चर्चा करने की बात कुछ तैयारी दिखाती है। मुझे एक बात बताइए, जब संसद चल रही है, लोकसभा जब सेशन में है, तो फिर बाहर चर्चा क्यों? और जब जो सांसदीय कमेटी है, समिति है आईटी पर, उस समिति में कोरम 9 लोग थे और बीजेपी के कुछ सांसद आए थे, लेकिन उन्होंने हाजिरी नहीं दी। सर इसमें भी बात कर लेंगे, इसमें भी बात कर लेंगे। मेरा इशू नहीं है सर, ये आज मेरा इशू नहीं है सर। तो संसद का अपमान किसने किया? ठीक है सर, संसद को नीचा दिखाने का काम ठीक है सर, आपको संसद चलानी नहीं थी। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ठीक है सर, आपकी बात अतुल जी क्लियर हो गया सर, यू मेड योर पॉइंट सर क्लियरली। सर मैं समझ गया आपकी बात। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप 10, 20, 30, 40, 50 कितनी जातियां जोड़ लीजिए सर, ये अधिकार तो आपके पास आ गया, लेकिन आरक्षण की सीमा तो तय है, उससे आगे आप जा नहीं सकते, वो अधिकार आपके हाथ में है नहीं। तो फिर इस संविधान का, फिर इस विधेयक का क्या फायदा हुआ सर? इस संशोधन को बस आप चुनावी संशोधन कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि बाकी पार्टियां विकास की बात ना करें, बाकी पार्टियां भ्रष्टाचार की बात ना करें, बाकी पार्टियां चुनाव में इनसे ये हिसाब ना लें कि कोरोना को किस तरह से मिसमैनेज किया गया है। तो ये इनका एक चुनावी अमेंडमेंट है, इसीलिए इन्होंने अधूरा छोड़ दिया है, ताकि दोबारा फिर इनको
किसी और चुनाव में मौका मिले तो इसमें थोड़ा सा 1-2% और आगे बात बढ़ाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जो 3 दशक से ओबीसी को आरक्षण है केंद्रीय नौकरियों में और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले 15 साल से है, तो मैं उनका थोड़ा स्टेटस आपको बता दूंगा तो इससे और क्लियरिटी हो जाएगी। जहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी का आरक्षण था, जहां आरक्षण था, अभी वो जोड़ने की बात घटाने की बात हम बाद में कर लेंगे, जहां पे आरक्षण था उसका मैं स्टेटस आपको आज बता देता हूँ। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था, जो देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका डेटा इन्होंने बताया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो आपकी इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, IISc बेंगलोर है और IISER है, ये 5 संस्थानों का डेटा उन्होंने दिया है, जिसमें एसटी के 2608 पद खाली हैं इसी सरकार में। उसके बाद एसटी के 1344 पद खाली हैं और ओबीसी के 4821 पद खाली हैं। कुल मिला के 8773 पद खाली हैं और पिछले 7 साल से ओबीसी का आरक्षण केंद्र में है और सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है। अगर चाहती तो 8773 लोगों को, ओबीसी SC/ST के लोगों को नौकरी दे सकती थी, लेकिन उसने नहीं दिया। तो यहाँ तो कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं था, यहाँ तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी कि भाई आरक्षण दे नहीं सकते हैं। उसके अलावा जो देश की 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी में ना तो ओबीसी वाइस चांसलर है ना ही SC वाइस चांसलर है। अब मैं देश के उच्च शिक्षा संस्थानों पे आ जाता हूँ। देश में 23 IIT हैं, 23 IIT में एक भी IIT में ओबीसी डायरेक्टर नहीं है। देश में 31 NIT हैं, 31 NIT में से एक भी NIT में ओबीसी डायरेक्टर नहीं है। उसके अलावा 20 IIM है, 20 IIM में एक भी डायरेक्टर ओबीसी डायरेक्टर नहीं है। उसके अलावा आपके पास 25 IIITs हैं, 25 IIITs में एक भी ओबीसी डायरेक्टर नहीं है। और जो स्टेट की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में 12 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें भी एक ओबीसी डायरेक्टर नहीं है। तो मैं आपसे बस ये बताना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश या प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर आरक्षण है भी वहाँ की स्थिति ये है। रही बात टीचरों की या नौकरियों की, उसकी स्थिति क्या है, जितनी मैंने बताई, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे IIT हो, चाहे NIT हो, चाहे आपकी IIIT हो, चाहे ISC हो, वहाँ पे जो फैकल्टी की पोजीशन है 1% भी ओबीसी का कोटा आज तक नहीं भरा गया है, जबकि पिछले 30 दशक से आरक्षण लागू है। तो सवाल ये उठता है कि जो चीजें लागू हैं उसमें स्थिति है, तो जब बाकी जो इन्होंने कहा कि हमने और जातियों को जोड़ने का अधिकार दे दिया, अब साहब मुझे बताओ कि आप कैब तो बढ़ा नहीं रहे हो, उसकी दायरा बढ़ा नहीं रहे हो, उसमें जातियों को बढ़ा दोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सामाजिक न्याय करना चाहती है, वास्तव में ओबीसी के पक्ष में बात करना चाहती है, तो उसके लिए सबसे उचित ये होगा कि आप जातिगत जनगणना कराइए। प्रोफेसर विवेक सिंह भी हैं, तो प्रोफेसर विवेक, तो ये मान लिया जाए कि आरक्षण से ज्यादा शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करता हो। ये सर्वे सर्वा मुद्दा है सर, जो हमेशा काम आता है। जी घनश्याम जी, आपकी आवाज थोड़ा कट रही है, बट मैं आपको मैं रिपीट करूं क्या सवाल सर, या आप समझ गए? जी जी जी, देखिए जहां तक आपके जो आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि ने ओबीसी की खास करके पहचान और लिस्ट बनाने के लिए उन्होंने राज्यसभा से और लोकसभा से ये विधेयक पारित हो गया है। अब जिम्मेदारी राज्यों की है कि पहचान करके लिस्ट बनाए। देखिए अभी बात हो रही थी कि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी इस बहाने राजनीति कर रही है। सभी संसद के सभी राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया, तो आप लोगों ने क्यों समर्थन किया अगर बीजेपी राजनीति खेल रही थी? देखिए अगर कोई राजनीति खेल रहा था तो विपक्षी पार्टियां अभी तक इस मुद्दे पर राजनीति खेल रही थी। कांग्रेस ने मंडल कमीशन के सिफारिश से कितने साल तक रोक के रखा था। भाजपा ने एक ऐसी पार्टी है जिसने क्रीमी लेयर की जो है उसकी सीमा को बढ़ा दिया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया। मेडिकल एडमिशन में अभी हाल का ही फैसला है, उनको जो है उसमें आरक्षण का फायदा दे दिया। तो ओबीसी समाज के लिए हितैषी काम करने वाले अगर कोई पार्टी है तो भाजपा है, और समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस हो, इन लोगों ने केवल छल और प्रपंच केवल दिया है। रही बात, अभी मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की बात सुन रहा था। देखिए राजनीति कोई बीजेपी नहीं खेल रही है। आप देखिए बीजेपी लगातार चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे और जो विधानसभाओं का चुनाव हो विभिन्न स्टेट में, वो लगातार जीत रही थी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का कुछ इससे फायदा हो जाएगा। रही बात, आपने बोला उत्तर प्रदेश का, आपने जिक्र कर दिया और आपने बोल दिया कि हमारे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। जिस तरीके से कोविड को प्रबंधन किया गया है, जिस तरीके से नौकरियां, आपने तो केवल 2 लाख नौकरियां दिया था यहाँ। जी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। बाकी मेहमान भी मेरे पास बने हुए हैं। महेश जी,
जिस तरीके से हम ओबीसी के आरक्षण को समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, उसके हिसाब से अब तो मुझे लगता है बात फिर जातिगत जनगणना की भी होनी चाहिए, 50% से ज्यादा कैपिंग की भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो फिर इस ओबीसी आरक्षण के कोई मतलब नहीं रह जाते। आपको क्या लगता है सर, अगला कदम इन पे होना चाहिए? संतान जी, आपकी जो कंसर्न है, चिंता है, और जो आपके सवाल और मुद्दे हैं, मैं उससे कहीं ये नहीं है कि असहमत हूँ, लेकिन ये काम जो है निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो है अपने यहाँ कैपिंग करना चाहिए, अपने यहाँ ये मैनेजमेंट करना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि इस विषय में मैंने आपको शुरुआती दौर में जैसे कहा कि कानूनन तौर पे हम राज्य सरकार की इस अधिकार के अंदर जो है किसी तरह का अतिक्रमण नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात कि जो आपका कंसर्न है कि भाई आरक्षण की जो है उसमें जातियों को हम भरते जाएंगे तो फिर उसका लाभ जो है वो मतलब जो समुचित रूप से जो वंचित है या जो आरक्षण का जो एक उद्देश्य है उससे कहीं भटक ना जाए, उसके लिए भी किसी न किसी तरह से प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास तभी संभव है जब अब सरकार ने जो कानून बनाया है, इस कानून को जब अमली जामा राज्य सरकार पहनाएंगी या प्रैक्टिकल रूप से जब इसको करना शुरू करेंगे हम राज्य सरकार के द्वारा, तो पता चलेगा कि इसमें क्या ऐसी चीजें हैं और फिर उसमें सुधार की अगर जरूरत है तो निश्चित रूप से सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठे होकर उस पर डिस्कस करेंगी। और ये बिल जो पास हुआ है सारे पॉलिटिकल पार्टियों के कंसेंट से पास हुआ है, ये कोई सिर्फ हमारे ही प्रपोजल को, प्रस्ताव को कोई ट्रेजरी बेंच ने अपने बहुमत से इसको पास करा के और जिसमें लागू करने का प्रयास नहीं कर रही, ये सबके कंसेंट पे हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर इसमें कहीं कोई खामी नजर आएगी आगे चल के तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ऑल पार्टीज जो है वो आपस में डिस्कस करके कुछ रास्ता निकालेंगी, मुझे तो यही लगता है। तो फिर अतुल जी, माना जाए कि जातिगत जनगणना भी एक अहम इशू इसके साथ होने वाला है, बिना उस पर बात किए काम नहीं चलेगा, सिर्फ ओबीसी का आरक्षण करके आप बच नहीं सकते हैं। नागपुर जिला पंचायत के जब चुनाव आने वाले थे तब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे फडणवीस जी, उन्होंने उसको एक्सटेंशन दिया। एक्सटेंशन देने के बाद केवल उन्होंने ऑर्डर पास करके उसको 2 साल तक का एक्सटेंशन दिया, बाकी सब जिला पंचायतों ने यही करने की कोशिश की और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंपेरिकल डेटा की बात कही कि जब तक इंपेरिकल डेटा नहीं होगा तो हम ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे। यहाँ तो पॉलिटिकल आरक्षण भी छीन लिया गया है। और आज इंपेरिकल डेटा की जहां तक बात आती है तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने और तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री जो थी पंकजा मुंडे, इन्होंने केंद्र में पत्र लिखे सेंसस कमिश्नर को, इन्होंने पत्र लिखे थावरचंद गहलोत जी को, इन्होंने पत्र लिखे रामदास आठवले जी को। ये सारे मंत्रियों ने असमर्थता दर्शाई कि हम सेंसस का कोई भी डेटा आपको देंगे नहीं, ये मेरे पास खत है, चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं, भिजवा भी सकता हूं। यहां तक कि देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी ने संसद में फरवरी में यह स्पष्ट तरीके से कह दिया था हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। ये महाराष्ट्र की केवल इकलौती विधानसभा ऐसी है जहां जब अध्यक्ष थे नाना पटोले जी, जो आज कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष है, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो जब स्पीकर थे विधानसभा के तो उन्होंने खुद ये रिजोल्यूशन लाया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और ये रिजोल्यूशन महाराष्ट्र विधानसभा ने कांग्रेस का जहां सरकार है वहां से केंद्र को भेजा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज इंपेरिकल डेटा की वजह से, चूंकि ये निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सारे देश में इसका प्रभाव होगा और सारे देश में ओबीसी का जो राजनीतिक आरक्षण है वो भी सकते में आ गया है। आपने होसबले जी का एक स्टेटमेंट अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि हम जब तक असमानता है तब तक हम आरक्षण का हिमायती है। आप बिहार के चुनाव को याद कीजिए 2016 के, उसके पहले मोहन भागवत जी ने जो प्रसंग प्रमुख है उन्होंने कहा था कि आरक्षण की फिर से हमने समीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए। और जो चुनाव का नतीजा आया था तो ये चुनाव को यूपी के चुनाव पाटिल साहब आरएसएस के उस स्टेटमेंट को याद रखे, हम वर्तमान स्टेटमेंट को क्यों न सुने सर, हम पिछली स्टेटमेंट पे क्यों स्टक हो जाएं? मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोल रहे सर, आरएसएस की पिछली स्टेटमेंट पे ही क्यों फंसे रह जाएं सर? अगर कोई चीजें बदली हैं, बदलाव भी नियम है ना सर, तो बदलती हुई चीजों को एक्सेप्ट करें। होसबले साहब ने जो कहा अब हम उसको क्यों ना माने? उपाध्याय जी, हम आरएसएस को 90 साल से देख रहे हैं
और आरएसएस की जो मूल बुक किताब है ना, कभी समय मिले तो पढ़ लेना, बंच ऑफ थॉट्स, कभी ऑर्गेनाइजर भी पढ़ लीजिए और कभी भी वी एन आवर नेशन डिफाइन भी पढ़ लेना, तो आपको पता चलेगा कि खेल कैसे होते हैं। कहना एक बात है, लेकिन इंपेरिकल डेटा क्यों नहीं देते हैं सेंसस का? ये क्यों चाहते हैं कि कोविड के समय में, पेंडेमिक के समय में, महामारी के समय में राज्य सरकारें लोगों के घर घर में जाकर इंपेरिकल डेटा ले, यानी वो डेटा जिसके बारे में उन्होंने ये कहा कि उसमें काफी सारी गलतियां है, तो फिर योजनाओं में कैसे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो? ये सारी बातें जो है ये मन में एक, मुख में एक, दिल में एक, पेट में कुछ और, ये जो है ना वो दिखाई देता है। और कांग्रेस अंतर्यामी है, कांग्रेस सब समझ जाती है। समझ जाती नहीं, दिख रहा है। उपाध्याय जी, अगर आप नहीं देख पा रहे तो फिर बहुत मुश्किल है देश का। सर, अपनी पार्टी के गड्ढों को क्यों नहीं देख पाते? फिर आप मुझे ये भी समझा दीजिए, अपनी पार्टी के गड्ढों को क्यों नहीं देख पाते? G23 नेताओं को क्यों समझाना पड़ता है आपको कि आपके यहाँ क्या क्या खामियां हैं? उनको भी देखिए ना सर, अगर आप इतने अंतर्यामी हैं, बीजेपी को सब कुछ समझते हैं, तो अपनी पार्टी को भी समझिए। भाजपा इस देश में जब सांसद नहीं थे तो ये कांग्रेस है जिन्होंने 2 सांसदों को, हमारे सांसदों को रिटायर करके अडवाणी जी और वाजपेयी जी को भेजा था। ये भी जरा कांग्रेस का लोगों को बताइए। और ओबीसी से वहां कुछ नहीं हो पाया तो फटाक से G23 की बात कह रहे। अरे कम से कम हमारे यहाँ कह तो सकते हैं, किसी की हिम्मत है, किसी की शामत है, किसी मंत्री की, छोड़ो सांसद की, मंत्री की शामत है, मोदी जी के और शाह के सामने खड़ा होकर बात कर ले। प्रोफेसर विवेक, आप मेरे साथ हैं? चलिए, शायद आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? हाँ जी, मैं आपको सुन रहा हूं। सर, विवेक जी, मैं ये कह रहा था, विधेयक के कानून बनने के बाद क्या आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा या बढ़ सकता है? क्या इस पर भी विचार मंथन करना जरूरी है? आपका विश्लेषण क्या है सर? देखिए घनश्याम जी, आरक्षण जो है सभी यहाँ जो अभी विधेयक जो संशोधन अभी जो हुआ है, ये तभी सफल हो सकता है जब आप जो लिमिट है, जो 50% की लिमिट है, उसको बढ़ाएं। वरना इसको जो है, जो 127 जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप 50% जो लिमिट है उस आरक्षण की लिमिट को आप बढ़ाए ना। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये लिमिट आप कैसे बढ़ाएंगे? उस लिमिट को बढ़ाने के लिए आपके पास इंपेरिकल डेटा चाहिए, जो कि अभी नौंधे जी बात कर रहे थे। तो देखिए, आज तक इंपेरिकल डेटा आया क्यों नहीं? उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई और इसके बाद देश आजाद हुआ 1947 में। 1961 से 2011 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। क्यों नहीं की? और इसके बाद भी एक SECC जिसमें 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, 20 करोड़ जो घरों के ऊपर किया गया था, उसका डेटा 2013 में आ गया, लेकिन आज तक पब्लिक क्यों नहीं हुआ? रही बात जातिगत जनगणना की, तो देखिए 2021 में संभव नहीं है, ना तो हो सकता है, क्योंकि असंवैधानिक है। मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा संविधान है वो बात करता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यही परिकल्पना थी कि हमारे देश में जात पात मिटे और इससे तो जात पात बढ़ेगा। ये अपने आप में असंवैधानिक है कि जातिगत जनगणना हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए गरीब और गरीबी की जात नहीं होती है। गरीब किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। अगर आपको गणना करना ही है तो आप गरीबों की गणना करिए और उनकी खुशहाली के लिए सरकारें प्रयास करें। जातिगत जनगणना ओबीसी कितने, इससे क्या हो जाएगा? आप देखिए 2700 ओबीसी जातियां हैं, इनमें से लगभग 2-3 दर्जन केवल है जो कि फायदा उठा रही है, उसके बाद किसी को फायदा मिल नहीं रहा है। तो जातिगत जनगणना से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। और जातिगत जनगणना आज तक नहीं हुई और आगे भी होने की कोई संभावना है नहीं। ठीक है, तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, असल में यूपी में 79 जातियां ओबीसी में हैं और ये कहा जा रहा है कि 39 जातियां ऐसी हो सकती हैं जिनको ओबीसी की श्रेणी में ले आए। अगर ऐसा हो गया तो चुनाव के हिसाब से समाजवादी पार्टी का गणित बिगड़ जाएगा क्या? बीजेपी माइलेज ले जाने में कामयाब रहेगी? घनश्याम जी, 39 नहीं 339 जातियां जोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओबीसी जहां था वहीं रहेगा और बल्कि उससे नीचे चला जाएगा। आपसी द्वेष और बढ़ जाएगा। आप पिछली बार मुझे टोक दिए थे, मेरी 1-2 बात रह गई थी, पहले मैं उसको पूरा करूंगा, फिर महेश जी की बात पे आकर, विवेक जी की बात पे आकर खत्म कर दूंगा। उत्तर प्रदेश में 30 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से एक भी यूनिवर्सिटी में ओबीसी और एसटी वाइस चांसलर नहीं है आज की डेट में। तो ये ओबीसी का आरक्षण क्या दे रहे हैं, एसटी का आरक्षण क्या दे रहे हैं? सर, ये बातें तो आप समझा चुके हैं ना सर, अगली कुछ बात करिए। अगली बात बता रहा हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, उसमें जो इन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया, उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस पर आपत्ति लगाई और बताया कि 5,844 ओबीसी अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है, इसको दोबारा से कराया जाए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो एक संवैधानिक संस्था है, हमारे प्रवक्ता साहब बता रहे हैं,
और वो उसको रोक नहीं पाई, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात को नहीं माना। अभी जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के टाइम में SC ST के जो छात्र हैं उन्हें 0 फीस पर एडमिशन मिलता था। जैसे ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने इस नियम को खत्म कर दिया। तो कैसे सबके साथ की बातें करते हैं। उसके बाद मैं आप एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। मोदी जी का जो सेक्रेटेरिएट है उसमें 89 सेक्रेटरी हैं, जिसमें 1 SC है, 3 ST हैं और कोई OBC नहीं है। फिर ये सबके साथ की बात कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप कह रहे हो कि OBC में जो आरक्षण मिला किसी खास जातियों को मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला। अब आप मुझे इसकी गणित समझा दीजिए कि जब क्रीमी लेयर का प्राविधान है उसमें, तो कैसे किसी को नहीं मिलेगा। जब एक बार इसको मिल जाएगा तो क्रीमी लेयर से बाहर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कोई दूसरा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये बात कैसे बिना तथ्य के कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो अतिक्रमण की बात कर रहे थे महेश जी, आप मुझे बता दीजिए कि जो भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है वो उसकी संख्या 85% है। उस 85% में आपने आरक्षण दिया कितने का, 50% का दिया। तो ये जो 35% का अतिक्रमण है ये किसके लिए रिजर्व रखा गया है और क्यों रखा गया है आज तक मुझे बताइए। अब अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका क्या पक्ष है, वो जनगणना के पक्ष में है कि नहीं है। पहली बात एक तो जनता को बताएं और हमें भी बताएं। विवेक सिंह जी ने दोनों बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि हमें स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए, तब जाकर के हम बात को बता सकते हैं, और बाद में बोले कि अगर हम जाति जनगणना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों बातें इन्होंने बोल दिया। तो इनका तो कुछ पक्ष मेरे समझ में नहीं आया, पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया, भारत का कोई एक नागरिक मुझे बताइए, या इस पैनल में हम 5 लोग बैठे हुए हैं, इन 5 लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि जातिगत जनगणना ना हो। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इन 5 लोगों में या पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चाह रहा है कि OBC की जातियों को उसमें जोड़ दिया जाए लेकिन कैप ना बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कैप बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए बता दे। बाकी पार्टियां सारी चाहती है कैप बढ़ाया जाए। रही बात जातिगत जनगणना की, तो मैंने पहले भी बताया था कि सेंसस के रजिस्ट्रार ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों ने कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री खुद ही कहती है कि जातिगत जनगणना होगी भाई 2021 में होगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अरे हमारी अगर कोई बीमारी है, जब तक हम उसका इलाज, जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम इलाज कैसे ढूंढेंगे। उसके बाद इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सरकार ने कहा कि हमने सबका साथ किया, सबका विकास किया। आज पूरे देश में राशन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इनका डेटा राशन बांटने में लगातार बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब कोई राशन लेने की संख्या जब बढ़ रही है, इसका मतलब गरीबी बढ़ रही है। ये कहते गरीबी हटा रहे हैं लेकिन राशन देने वालों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। और राशन भी क्या दे रहे हैं। जिस देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जिस देश के किसानों को उचित दाम मिलना चाहिए, उस देश के युवा और किसान अपने अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके अस्तित्व और अस्मिता को पूंजीपतियों के पैरों में ले जाकर के गिरवी रख रहे हैं। इस बार जो चुनाव होगा 2022 का, इस बार इनको असली औकात पता चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, युवाओं को रोजगार के नाम पे धोखा दे रही है, आम जन को कोरोना काल में इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, यानी OBC के आरक्षण के नाम पे अभी बहुत बड़ी बहस होना बाकी है, जिसपे कई चीजें क्लियर होना बाकी है। विपक्ष का कहना है कि आधे अधूरे तौर से इसको पकड़ा दिया गया। मेरे पास समय नहीं है सर। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो OBC के नाम का झुंझुना पकड़ा दिया गया, विपक्ष ऐसा कह रहा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो OBC के नाम पे किया जाना बाकी है। ये कब तक होगा, लेकिन फिलहाल जो किया गया है उस पर कौन बाजी मार कर आगे बढ़ जाएगा, इसके लिए चुनाव के परिणामों का इंतजार करना होगा। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।